हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी बाल मनोविज्ञान के लिए पेपर फर्स्ट के लिए जितने भी पीवाईक्यू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। वनली अभिप्रेरणा और अधिगम से 2 चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक, इसके पहले हमने ये अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों चैप्टर की जो थ्योरी क्लास है वो हमने कर रखी है। ठीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है तभी आप पीवाईक्यू देखिएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी क्लास देख के तभी पीवाईक्यू देखिएगा। ठीक, 2 ही चैप्टर से हम क्वेश्चंस लिए हैं और अभिप्रेरणा और अधिगम हमने लर्निंग चैप्टर आपको बताया हुआ था। यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं वनली लर्निंग से ही। ठीक, दोनों चैप्टर से हम लिए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपका बना जून 2011 में। ये कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने लर्निंग करने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखेंगे, पहला दे रखा है विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनती है। देखो, स्मरण शक्ति को मोटिवेशन ये क्या काम नहीं करता आपका कि रट्टा मारने के लिए मोटिवेशन आपका काम करता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसलिए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा कह रहा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। देखो, अलग तो नहीं करेगी ना, मोटिवेशन आपका अलग थोड़ा ना करेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। देखें, एक दिशा में सोचने के योग्य नहीं बनाती, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मोटिवेशन, जब आप मोटिवेट रहते हैं तब आपको, जैसे आप सीटेट आपको क्वालिफाई करना है फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरेस्ट है इसमें तभी आप सीख रहे हैं, तभी आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है इसमें, सीटेट आपको पास आउट करना है, तभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। आपके अंदर ये मोटिवेशन है आपका, इसलिए इसमें इंटरेस्ट है ना, इसीलिए तो आप सीखेंगे, नहीं तो आप नहीं सीखेंगे। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ये आपका ये क्वेश्चन भी जून 2011 में बना। ये कह रहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखें ऑप्शंस, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर लग रहा है, फिर भी देखेंगे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगर आप कक्षा में जो है अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का ही प्रयोग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सीख जाएगा। ठीक, सीखेगा कब, जब आप वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाएंगे। जैसे कि बच्चा जैसे घर में जैसे रहता है उसी का एग्जाम्पल लेके अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, वो बच्चा जानता रहेगा एग्जाम्पल को, तब उसको रिलेट करके सीख पाएगा ना, अंतःक्रिया करेगा और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, इसमें कह रहा है केवल अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा, तो ये बात गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा दे रखा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। बच्चा अभी छोटा है, उसको व्याख्यान और स्पष्टीकरण के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन दे रखा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दीजिए। वनली परीक्षाओं कह रहा है, परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दीजिए। परीक्षाओं को हम बार बार करा के जो है उसकी लर्निंग बेहतर नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए, हम आपको एक एक ऑप्शंस जो है उसको एलिमिनेट करके बताते हैं, आप ऐसे एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस पे जा सकते हैं। रट्टा मार के हम ऐसे आपको बता सकते हैं, क्वेश्चंस पढ़ के पहला ऑप्शन राइट आंसर है, सेकंड पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अगर आप थ्योरी क्लास देखे हैं उसके बाद पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो ज़रूर आपका ऑप्शन भी सही, आंसर भी सही होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका जून 2011 में बने। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए जून 2011 में, 6-7 क्वेश्चन बने, अभी आप देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका जून 2011 में बना। ये कह रहा है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की, देखिए लर्निंग में जो है, किस लर्निंग में ऑप्शंस में दे रखा है कौन सी विशेषता नहीं है लर्निंग की, ये आपको बताना है। ठीक, ऑप्शंस पहला ऑप्शन दे रखा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बात तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना है केवल शैक्षिक संस्थान स्कूल कॉलेज में ही आपका जो है लर्निंग होती है और कहीं लर्निंग नहीं होती ना। हमने बताया हुआ था आपको कि लर्निंग आपकी हर जगह होती है,
लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना। आप सीखते हर जगह हैं, जरूरी नहीं है आप स्कूल में ही सीखेंगे, ठीक। इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। हमको गलत ही बताना था। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हमको गलत वाला ही बताना था। पहला ही गलत है। फिर भी देखो दूसरा देखते हैं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। लर्निंग जब आपको किसी चीज़ का लक्ष्य होगा, आपको सीट क्वालिफाई करना है, आपका ये लक्ष्य है, तभी तो आप सीखेंगे ना। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, व्यापक प्रक्रिया भी होती है। चौथा दे रखा है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। लर्निंग वैसे भी हो जाती है, जैसे आपको खाना बनाना सीखना है वैसे भी आप सीख जाएंगे। लर्निंग सीखना ही आपका लर्निंग है। तो पहला ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। केवल शैक्षिक संस्थान में ही लर्निंग नहीं होती, लर्निंग आपकी हर जगह होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये बना आपका जून 2011 में, ये क्वेश्चन भी बना है। कह रहा है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कह रहा है बच्चों की जो लर्निंग होती है उसकी प्रक्रिया में माता पिता को कैसे भूमिका निभानी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। फिर ऑप्शंस दे रखा है आपको, पहला दे रखा है नकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक होगी तो बच्चा कैसे सीखेगा ना, पहले तो बच्चा माँ बाप से ही सीखता है, माता पिता ही से ही सीखता है, तो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी बिल्कुल सही बात है, पहला दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरा दे रखा है सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति ही करेगा तो कैसे सीखेगा बच्चा, ठीक। चौथा दे रखा है तटस्थ, रट्टा मार के नहीं सिखा सकते माता पिता, तो दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये आपका बना है जून 2011 में, ये भी बना है। देखिए 5 क्वेश्चन हो गए आपके लर्निंग से ही, ये भी जून 2011 में बना। ये कह रहा है एक अभिप्रेरित शिक्षक संकेतक माना जाता है। संकेतक देखो मोटिवेश, जो अभिप्रेरित शिक्षक होता है वो कैसे माना जाता है, ऑप्शन दे रखा है। पहले देखिए, पहला दे रखा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक की अधिकतम जो है कक्षा में उपस्थिति रहेगी, उसी उपस्थिति के अकॉर्डिंग उसको मान लेंगे कि ये मोटिवेशन शिक्षक है। ये तो गलत बात है ना, इसलिए पहला ऑप्शन से भी गलत होगा। दूसरा दे रखा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य, ये उपचारात्मक कार्य मीन्स ये हो जाएगा केवल जो है शिक्षक जो है उसका सॉल्यूशन ही देगा तो हम जान जाएंगे कि ये मोटिवेशन टीचर है, ऐसा थोड़ा ना मानेंगे हम ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये बात से, ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना जो है, यही हम जब विद्यार्थी आपका क्वेश्चनिंग करेगा तभी हम जान पाएंगे कि हाँ ये शिक्षक मोटिवेशनल है, ठीक है। संकेतक इसलिए माना जाता है। चौथा दे रखा है कक्षा में एकदम अगर खामोशी ही रहेगी तो ना तो बच्चा सीख पाएगा, कुछ नहीं होगी, लर्निंग भी आपकी नहीं होगी। तो तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस में जहाँ देखिए बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के हित में बात हो रही है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये क्वेश्चन भी देखिए जून 2011 में बना आपका, 6 क्वेश्चन हो गए। कह रहा है मन का मानचित्रण संबंधित है, ये आपको बताना है। समझ बढ़ाने की तकनीक से मन का मानचित्रण होता है, बताइए आप। ये ऑप्शन आपका गलत है, टेक्निक वोकनिक नहीं है। दूसरा दे रखा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ये बात भी गलत है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तीसरा है मन का चित्र बनाने से संबंधित है, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो तीसरा ऑप्शन से राइट आंसर लगाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका गलत आंसर है। चौथा दे रखा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कह रहा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण ये होता है कॉन्सेप्चुअल, मन में मानचित्रण, मन से मतलब अनुसंधान में खोज होता है ना, मन की क्रिया में हम खोज करने से होता है, ठीक। चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देखिए 7 क्वेश्चन हो गए ना, ये भी जून 2011 में बना, अभी जून 2011 का ही चल रहा है, ठीक। तो 7 क्वेश्चन बने हैं आपके लर्निंग से ही। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देख लीजिएगा, हम वहीं से उठाए हैं पेपर, आपका इधर उधर से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। जितने क्वेश्चन आए हैं वहीं से सारे क्वेश्चन हम लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने कराए हुए हैं, ठीक। तो 7 क्वेश्चन हो गई, हमने बताया ना, तो इसलिए क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा हैं। लर्निंग में लगभग हमने 80 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है।
देखिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या, देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है उसके सीखने संबंधी जो समस्या होती है उसको संबोधित मीन्स होता है दूर करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, ये हमको बताना है। ऑप्शंस देखेंगे, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, पहला ऑप्शन सी राइट आंसर लग रहा है। दूसरा देखेंगे, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का अगर हम प्रयोग करेंगे तब बच्चे की समस्या लर्निंग की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप महंगी और चमकदार सहायक सामग्री कक्षा में ले आएंगे तो थोड़ा ना उसकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा दे रखा है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, वही बात दे रखी है, केवल सहायक सामग्री का ही प्रयोग करके बच्चा नहीं सीख जाएगा। जब तक आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझेगा तो आप सामग्री लाके क्या कैसे समझाएंगे उसको, हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। चौथा दे रखा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना है। देखिए कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करने से कहानी आप सुनाएंगे उसको समझ आ जाएगा, ये बात भी नहीं सही है, लर्निंग में ये भी नहीं हेल्प करेगा। पहला दे रखा है आपका क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे हम तभी बच्चा सीख पाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। क्यों सही है, क्योंकि देखो क्षमता के अनुरूप मीन्स बच्चे की क्षमता जो है उसके अनुरूप हम अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तभी उसकी जो लर्निंग की समस्या हो रही है, सीखने संबंधी जो समस्या हो रही है तभी उसकी दूर होगी। ठीक, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2012 में। देखें 7 क्वेश्चन बने आप 2012 में बने हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन बने आपके लर्निंग से केवल 2011 में ही। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जनवरी 2012 में बना, कह रहा है विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, देखो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। एक समान गति नहीं है, एक समान ये वर्ड हमने आपको बताया निगेटिव, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। एक समान ही थोड़ा ना बताएंगे, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में सीखता है ना, किसी को एक बार बताएंगे वो सीख जाता है लेकिन किसी को बार बार बताना पड़ता है ना, तो एक समान ही अगर आप एक समान ही गति पर आप उसको सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा दे रखा है सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराना। तीसरा दे रखा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, कठोर अनुशासन आपको नहीं सुनिश्चित करना है। ठीक, कठोर अनुशासन, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा दे रखा है परीक्षाओं की संख्या अगर आप बढ़ा देंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता की जो है बच्चे की सीखने संबंधी वो दूर थोड़ी ना होगी। ठीक है, परीक्षा तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, दूसरा ही सही ऑप्शन है। कह रहा है कि सीखने से विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, सीखने के अलग अलग तरीके के अनुभव को हमको उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि सब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, कोई भी एक तरह का नहीं होता है ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये बना, ये क्वेश्चन भी जनवरी 2012 में बना। ये कह रहा है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। ठीक, शिक्षिका जो है अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बिल्कुल सही कर रही है, शिक्षिका जो है कभी भी जैसे कोई भी क्वेश्चनिंग किया तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती है, वो विद्यार्थियों से कहती है वो चर्चा करें, आपस में जो है सहयोग करें। ठीक है, एक दूसरे से सहयोग करके अधिगम अपनाने के प्रोत्साहित करती है। ठीक, तो ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा दे रखा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, सीखने की तत्परता। देखिए पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है क्योंकि यहाँ सारे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देने के लिए समूह और चर्चा सहयोग करके जो है उसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो सक्रिय भागीदारिता है इसमें ना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन, ये बात एकदम गलत है, और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना ये भी गलत है, और सीखने की तत्परता यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपस में सब सक्रिय भागीदारिता हो रही है ना, सब बच्चे आपस में जो है चर्चा करके, आपस में समूह चर्चा दे रखा है ना, समूह चर्चा करके आपस में बता रहे हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2012 में। जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन बना आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ये हमको बताना है। पहला दे रखा है विषय वस्तु में प्रवीणता, पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। दूसरा
कह रहा है बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। देखिए पहला ऑप्शन इसलिए राइट आंसर होगा, देखो अगर शिक्षक को अपने विषय में ही उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे सिखा पाएगा। ठीक, तो ये शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाला कारक है ना, शिक्षक को ये प्रभावित करेगा। अगर उसको आपको मैथ पढ़ा रहा है, उसको मैथ में ही नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे सिखाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन सी ये प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षक को। दूसरा दे रखा है बैठने की उचित व्यवस्था, थोड़ा ना शिक्षक के अधिगम में प्रभावित करेगा ये, इसलिए दूसरा ऑप्शन से आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता के, ये शिक्षक को प्रभावित नहीं करेगा। और विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, ये भी नहीं प्रभावित करेगा। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये जनवरी 2012 में बना। ये कह रहा है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, ये आपको बताना है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, देखो परीक्षा तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही बात है, जहाँ बालक के हित में बात हो वो ऑप्शन बिल्कुल ही सही होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा कह रहा है रटने को प्रोत्साहित करके, देखो तीसरा आपका कह रहा है रटने को प्रोत्साहित करके, रटंत विद्या, ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। और चौथा दे रखा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, शिक्षण की तकनीक अपनाकर हम अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो बना आपका जनवरी 2012 में। देखिए ये कह रहा है छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, देखिए जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनको अपनी कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? छोटे बच्चों को अगर हम बड़े बच्चों के साथ जो है अंतःक्रिया करने के लिए करेंगे तो क्या बेहतर होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन से देखिएगा, पहला दे रखा है आपका कि शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, इसलिए हम समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया कराएंगे, तो इसलिए ये नेगेटिव, ये नहीं सही बात है ना, इसलिए पहला जो है आपका गलत होगा। दूसरा दे रखा है वे एक दूसरों से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, प्रश्नों के उत्तर सीखने के लिए हम आपस जो है उसको इंटर रिलेट करने के लिए कहेंगे, उत्तर सीखने के लिए, ये तो पॉजिटिव लग नहीं रहा ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, पाठ्यक्रम जो है बच्चे का वो जल्दी पूरा किया जा सके, इसलिए हम जो है उसको इंटर रिलेट करने के लिए नहीं कहेंगे ना, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। चौथा दे रखा है आपका कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, बिल्कुल सही बात है ये, वे पढ़ने के दौरान, ताकि अगर अपने से बड़ों को देखेंगे तो उसके सामाजिक कौशल उनका विकसित होगा। ठीक, छोटे बच्चों का, इसलिए हम इंटर रिलेट करा रहे हैं। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए 5 क्वेश्चन आपका 2012 में हो गया और 2011 में 7 क्वेश्चन बने थे ना, टोटल नंबर क्वेश्चन नंबर मेरा 12 चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि एक चैप्टर से, लर्निंग वाले चैप्टर से, लर्निंग और मोटिवेशन से 7 क्वेश्चन एक सेक्शन में बने हैं और 2012 में आपके 5 क्वेश्चन हो गए। और अभी आगे देखें तो अभी आगे भी बना, देखो 6वां क्वेश्चन भी है, ये भी बना आपका जनवरी 2012 में। ये कह रहा है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। देखिए हमने लर्निंग वाले चैप्टर में जो है वो शिक्षण विधि भी दे रखी है ना, अधिगम की शिक्षण विधियां हमने करा रखी है, तो हमने आपको वहाँ बताया हुआ है कि जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां जो है निगेटिव पॉइंट नहीं है, बच्चे जो है त्रुटि करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि बच्चा यहाँ त्रुटि कर सकता है, हम पता लगा सकते हैं ना यहाँ त्रुटि कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिखाएंगे, तो ये होता है त्रुटियाँ। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है आपका, पहला दे रखा है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वह कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और सीखने की अनुपस्थिति। देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कह रहा है कि जो है बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती हैं। ऐसा तो नहीं है ना, वो त्रुटि कर रहा है तो उसके सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करेंगी, तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत होगा। दूसरा वह कैसे सीखते हैं, ये भी गलत माना है। ठीक है, ये गलत मांगा, बच्चे कैसे सीखते हैं ये पॉजिटिव लग रहा है, बट तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है यांत्रिक अभ्यास की हो सकता है, मतलब उसको कहाँ अभ्यास करना है, कहाँ सीखना है उसको, ये हमको पता लग जाएगा। ठीक, और चौथा दे रखा है सीखने की अनुपस्थिति, ये तो कोई बात नहीं है, बच्चा तो सीख ही रहा है, सीखने की अनुपस्थिति बता रहा है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा, बस तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपका बना जनवरी 2012 में। देखिए 7 क्वेश्चन आपके बने, 7 क्वेश्चन आपके जनवरी 2011 में बने और 7 क्वेश्चन ही आपके जनवरी 2012 में ही बने हैं। ठीक,
एक सेशन में देखो 14 क्वेश्चन हो गए आपके लर्निंग एंड मोटिवेशन से ही, ठीक है। लर्निंग एंड मोटिवेशन चैप्टर सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जनवरी 2012 में बना। ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सीखने का कौन सा क्षेत्र है ये हमको बताना है। पहला दे रखा है आपका ऑप्शन व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक और आध्यात्मिक। देखिए सीखने में जो है व्यवसायिक ये एक क्षेत्र नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है, भावात्मक तो आपका संवेग से रिलेटेड होता है। अनुभव ये हमने अगर लर्निंग पढ़ा हुआ था तो हमने वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ था। 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। एक तो बताया हुआ था कि साइकिल अगर आप चलाना जानते हैं तो अगर आप स्कूटी सीखेंगे तो वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं ना, कोई ना कोई फैक्टर हेल्प करेगा आपको स्कूटी सीखने के लिए। अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो ये एग्जांपल लिया था, तो आपका अनुभव ही काम करेगा ना, क्योंकि आप साइकिल चलाना जानते थे फिर आप स्कूटी सीख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपका हेल्प कर रहा है, प्रीवियस ईयर जो अनुभव है वो हेल्प कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ था कि अगर जो है क्या था, लव था ना, बच्चा जो है अगर मोमबत्ती के पास हाथ ले जाता है, पहली बार हाथ ले जाता है तो वो जल जाता है, तो वो दूसरी बार हाथ नहीं ले जाएगा क्योंकि पहली बार वो हाथ लगाया था तो जल गया था, उसका अनुभव हो गया पहली बार कि वो जल गया, तो दूसरी बार वो हाथ नहीं लगाएगा, ठीक। तो सीखने में जो है ये अनुभव का क्षेत्र होगा, ठीक। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सीखने वाला जो क्षेत्र होता है ये अनुभव, ये आपका रिलेट करेगा लर्निंग में, और ये भावात्मक जो है ये आपका संवेग में रिलेट करता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये बना जनवरी 2012 में, और क्वेश्चंस बने हैं जनवरी 2012 में। ये बना, ये कह रहा है जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि, देखो जब विद्यार्थी जो है कार्य करते समय ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत करता है बच्चे को लर्निंग ऊबन सी हो जाती है, ठीक। तो क्या ऑप्शन दे रखा है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सही बात है। दूसरा दे रखा है आपका बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसलिए उबने लगता है। बताइए बच्चा, आप ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही करिएगा, जहाँ बच्चे के हित में बात हो बच्चा सही होता है। आप गलत हो सकते हैं, टीचर गलत हो सकता है, बट बच्चा कभी नहीं गलत होगा। ये सीटेट वाले ऑप्शन में ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसलिए बच्चे के हित में यहाँ बात हो नहीं रही है, इसलिए हम इसको तुरंत गलत कर देंगे, ठीक। तो बच्चा बुद्धिमान नहीं इसलिए उब रहा है, ये बात गलत है। बच्चों को सीखने की योग्यता ही नहीं है इसलिए उबने लग रहा है, ठीक, ये भी गलत बात है। चौथा दे रखा है बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, ये बात भी गलत है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो बच्चा उब सकता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2012 में। ये भी देखिए, ये क्या कह रहा है, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, ठीक। टीचर जो है कुछ चित्रों का प्रयोग करती है फल और सब्जी का, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, ठीक। कोई चैप्टर पढ़ा रही है वो पोषण, और पोषण पढ़ाते समय वो फल और सब्जियों के चित्रों का प्रयोग कर रही है, तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो हमको ये क्या कर रही है, शिक्षिका क्या कर रही है, या उपागम किस पर आधारित है ये हमको बताना है। तो शिक्षिका तो ज्ञान का निर्माण ही करा रही है ना बच्चों का, वो प्रीवियस ईयर रिलेट कर रही है। आम पढ़ा रही है, बड़ा से आम पढ़ा रही है तो आम को दिखा रही है वो, ठीक। पोषण पढ़ा रही है आपको, ऐसे कुछ भी पढ़ा रही है तो उसको दिखाकर, चित्र को दिखाकर, आम पढ़ा रही है आम को दिखाकर, किसी चीज़ को पढ़ा रही है तो उसको दिखाकर पढ़ा रही है, ठीक। लर्निंग भी आपकी इससे अच्छी होगी, ठीक। तो ज्ञान का निर्माण कर रही है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा दे रखा है आपका अधिगम के, दूसरा आपका क्या दे रखा है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ये भी गलत है। और चौथा दे रखा है आपका पुनर्बलन के सिद्धांत, ये बात भी गलत है। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। अभी ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। इसमें आपको जाना ही नहीं है क्योंकि वो शिक्षिका जो है ज्ञान का निर्माण कर रही है, ठीक। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2013 में बना। ये कह रहा है सीखने संबंधी निरोग्यता सामान्यता, जो सीखने संबंधी निरोग्यता होती है वो क्या है। ऑप्शन देखिए, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, ये बात तो गलत है। लड़की लड़का यहाँ जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं रिलेट का आपको करना है, ठीक। दूसरा दे रखा है आपको कि अधिगम उन बच्चों में पाई जाती है, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो है अधिगम संबंधी निरोग्यता अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा दे रखा है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, ठीक।
अधिगम संबंधी निरुक्तता जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है वो किस में पाई जाती है? ऐसा हो सकता है कि जिसके अभिभावक, जिसके माता पिता ही वैसे रहे हों, उसको इस प्रकार की समस्या से वो ग्रसित हो सकते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। चौथा कह रहा है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले में पाई जाएगी, श्रेष्ठ बुद्धि वाले में तो पाई ही नहीं जाएगी। ठीक, यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2013 में। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा में अगर सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है आपको तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस कह रहा है पहला, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तीसरा कह रहा है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। चौथा दे रखा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर लग रहा है। देखो, जहाँ ऑप्शन से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने बीएड तो कर ही रखा होगा या डीएलएड तो कर ही रखा होगा, तो आपको इतनी समझ तो होगी ही। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखो, पहला कह रहा है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने के, देखो समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाने से ही वातावरण जो है आपका सकारात्मक वातावरण हो जाएगा प्राथमिक कक्षा में, वो भी, तो इसलिए पहले दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, इसलिए प्राथमिक कक्षा को वो सकारात्मक वातावरण निर्मित कर पाएंगे हम, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक, चौथा ही आपका सही होगा, विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक, विभेद नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे में अलगाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 जो बना आपका नवंबर 2012 में, ये कह रहा है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे जो त्रुटि करते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि का ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। कह रहा है कि शिक्षक को त्रुटि का जो बच्चे त्रुटि कर रहे हैं उसका ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका पाठ्यक्रम ही नहीं पूरा होगा। क्योंकि बच्चा त्रुटि कर रहा है, अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो आप जो है उसको समझाएंगे नहीं, त्रुटि को उसको दूर नहीं करेंगे, आप दूसरी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ये तो गलत बात है ना। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकने वाला होगा। कह रहा है कि बच्चे की त्रुटि आप दूर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और आप शिक्षक के लिए शिक्षक थक जाएंगे। शिक्षक इसलिए लर्निंग करा रहा है बच्चों को ताकि जो है उसको समझ ही ना आए, उसकी त्रुटि को आप दूर ही नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेगा। ठीक, तो ये बात तो गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा दे रखा है आपका स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षा को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। कह रहा है कि जो है बच्चों द्वारा त्रुटियां स्वयं सुधारी जा सकती है, इसलिए उन्हें त्रुटि जो है वो सुधारनी नहीं चाहिए। कह रहा है देखो त्रुटि उसकी सुधारनी चाहिए तभी उसको समझ में आएगा। त्रुटि आप नहीं सुधारेंगे, जैसे हम आपको बता दिए तुरंत आप करवाने लगे, अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे तो आपको ये PYQ नहीं समझ में आएगा। आपकी त्रुटि है ना, तो उसको बच्चों को बताना चाहिए, उसकी त्रुटि जो है उसको सुधारना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक नहीं सुधारेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा दे रखा है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, आपने तीनों ऑप्शंस में ध्यान दिया होगा कि यहाँ कोई भी ऑप्शन बच्चे के हित में नहीं था। अगर आप समझे होंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चे के हित में कोई ऑप्शन यहाँ नहीं था, इसलिए तीसरा ऑप्शन तीनों गलत हो गया। यहाँ टीचर को गलत हम कर दिए बट बच्चे को गलत नहीं करना है, यही हम आपको बता रहे हैं कि पहले आप ऑप्शंस ये देखा करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बच्चे के हित में जो बात हो रही है वो बात सही होती है। चौथा ऑप्शन आपका ही राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ कह रहा है बच्चों की त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन हमको सही बताना था। ये हमको सही है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य ही नहीं है, तभी तो वो नहीं सुधार रहा है ना, तो इसलिए यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो असफल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये बना आपका क्वेश्चन, देखो देखने में बड़ा था ये बड़ा, बट आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान था। ठीक, बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, ये देखो छोटा सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बना आपका नवंबर 2012 में, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है?
कौन सा हमको बताना ऑप्शन सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, कौन सा ऑप्शन सीखने के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित करेगा, ये हमको बताना है। पहला दे रखा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। दूसरा दे रखा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तीसरा दे रखा है बाह्यकारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। देखो मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेट हैं, सीटेट आप क्वालिफाई करना है, ठीक, मोटिवेट हैं तो किस लिए हेल्प करेगा, क्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने की आप व्यक्तिगत आपको संतुष्टि है ना, आप व्यक्तिगत पर्सनली आपको संतुष्टि है कि हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, हमको ये पढ़ना है, लक्ष्यों को प्राप्त करना है आपको। पहला गलत इसलिए होगा कि बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, इसलिए मोटिवेशन इसलिए होता है आपका, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कह रहा है वाह्य कारक तो व्यक्तिगत वाह्य कारक मोटिवेशन को प्रभावित नहीं करना है, इंटरनल अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है, 10-10 घंटा पढ़ेंगे आप, 10-10 घंटा कब पढ़ पाएंगे, जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, ठीक। वाह्य कारक कोई आपको पुश किया होगा बाहर से, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ के उठ जाएंगे, ठीक, पढ़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि कोई और बाहर से मोटिवेटेड हैं आप, ठीक। तो व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर आपको व्यक्तिगत संतुष्टि है तो आप अभिप्रेरित हैं, ठीक। चौथा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तो ये बात तो गलत है, ये चौथा ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2013 में। ये कह रहा है राजेश अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंटरनली मोटिवेटेड है, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, किसी को कहने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। और यह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, ये ऑप्शंस दे रखा है, ये हमको बताना है। देख पहला ऑप्शन से आपका दे रखा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, दूसरा दे रखा है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, तीसरा दे रखा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। देखिए पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित है, ठीक। तभी तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वो कह रहा है कि उसको अभिभावकों द्वारा या शिक्षकों द्वारा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डेली पढ़ता है और वहाँ पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तक को पढ़ता है, ठीक। तो इंटरनली वो मोटिवेटेड है, ठीक, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम पढ़ो तभी पढ़ेगा, वो खुद से भी पढ़ेगा, ठीक, वो इंटरनली मोटिवेटेड है। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है तथ्य आधारित जो है शिक्षार्थी, ये तो कोई बात ही नहीं है। शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित किया है, ये बात भी नहीं है। मापन आधारित शिक्षार्थी, ये बात भी गलत है। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है, मोटिवेशन से है, तो बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक। पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ये बना आपका जुलाई 2013 में। ये कह रहा है सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, ये हमको बताना है, ठीक। अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो ये किसकी ओर संकेत करती है। पहला दे रखा थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, नहीं। दूसरा दे रखा विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। तीसरा दे रखा सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर रहेगा यहाँ। तीसरा दे रखा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। देखो प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए नहीं, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम भी नहीं चलेगा, विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि सीखने के सत्यातक लिखा है, सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ठीक। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जो। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2013 में, ये भी बना है। ये कह रहा है बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा दे रखा है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा दे रखा है निरंतर गृह कार्य देते रहना। चौथा दे रखा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करने मतलब पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा कि शिक्षार्थी को हम यह छूट देंगे क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक। दूसरा दे रखा है लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, ये बात गलत है। चौथा निरंतर गृह कार्य भी नहीं देना है। और चौथा दे रखा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये बात भी गलत है। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें तब तक आप आंसर दे दीजिए।
जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें तब तक आप ऑप्शन को पढ़ के कमेंट में आप ऑप्शंस का आंसर भी दे सकते हैं, ठीक। जल्दी पढ़ेंगे आप बता देंगे, फिर हम आपको बताएंगे, तो ऐसा आपका PYQ भी हो जाएगा, ठीक। आप ये कर पाएंगे ना कि हम मेरा ऑप्शन ये सही हो रहा है। अगर आपने थ्योरी क्लास भी पढ़ी होगी तो आप पक्का सही कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये बना आपका, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है, ठीक। विद्यार्थी है जो लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि उसके अभिभावक को सहायता के लिए क्या परामर्श दिया जा सकता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अच्छा, पहला तो ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा दे रखा है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। दूसरा ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा दे रखा है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। अच्छा, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का अगर आप वर्णन करेंगे तो विद्यार्थी जो है जो निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त कर रहा है वो उच्च स्तर श्रेणी प्राप्त करने लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा दे रखा है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ऐसे नहीं वो उच्च श्रेणी प्राप्त करेगा। दूसरा पहला ऑप्शन सी वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में अगर कार्य करेगा तो वो उच्च श्रेणी प्राप्त कर रखा है, ठीक, प्राप्त कर सकता है। तो बार बार उसकी निम्न श्रेणी आ रही है ना, निम्न श्रेणी बार बार पा रहा है, पहला ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये बना आपका फरवरी 2014 में। ये कह रहा है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। शिक्षिका जो है पाठ को पूर्व पठित, जो पहले पढ़ चुका है लेसन, उसको जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो शिक्षिका क्या कर रही है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है आपका वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। देखो ना पढ़ने का संकेत तो दे नहीं रही है ना, प्रीवियस ईयर रिलेट कर रही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है कि वह आकलन की दृष्टि से पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा दे रखा है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण याद करने को प्रेरित कर रही है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक। पहला सही ऑप्शन है कि वह बच्चों को पाठ समझने की शैली कैसे विकसित कर रही है, ये आपको समझा रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये बना फरवरी 2014 में। कह रहा है इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा हुआ थ्योरी वाले क्लास में, मोटिवेशन वाले थ्योरी वाले क्लास में हमने मैस्लो को पढ़ा हुआ था, ठीक। अगर मैस्लो आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप ये इसका आंसर दे पाएंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु अध्ययन करते हैं, अपने बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। हमने मैस्लो का पढ़ा हुआ था, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, इसमें 5 लेवल थे ना, पहला शारीरिक आवश्यकता, ऐसे हमने पढ़ा हुआ था, ठीक। तो यहाँ मैस्लो होगा, ठीक। इसमें कुछ समझाना नहीं है, प्योर आपको बताना था, बेंडूरा नहीं है, स्किनर नहीं है, प्याजे नहीं है, मैस्लो होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये बना फरवरी 2014 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, ठीक। अधिगम के लिए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सहायक हो सकता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देने से। आप जो है परीक्षा जो है उसकी संख्या बढ़ा देंगे, एक बार एग्ज़ाम हो रहा है 2 बार उसको 6 बार कर देंगे तो उसका अधिगम जो है सही हो जाएगा, ये कोई बात है, बताइए आप। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो, सॉरी गलत है। दूसरा दे रखा है अधिगम द्वारा बच्चों की स्वायत्तता व सहायता देना। अध्यापक द्वारा अगर आप बच्चों की स्वायत्तता और सहायता देंगे तो उसका अधिगम सही नहीं होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, किसी एक पद्धति पर टिके रहना, ये कह रहा है एक ही पद्धति पर आप टिके रहेंगे तो उसकी लर्निंग सही हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन गलत होगा आपका, ठीक। चौथा कह रहा है आपका कालांश की अवधि को 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। मीन्स कह रहा है कि 40 मिनट की जो आपकी क्लास है वो आप 45 मिनट कर लीजिए। तो इस तीनों ऑप्शन से अच्छा आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये बना सितंबर 2014 में। कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। लर्निंग की शैली जो होती है, तरीका, सीखने का जो तरीका होता है, शैली में तरीका, वो एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बताना हमको। पहला है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, चौथा है स्पर्श संबंधी। देखिए चाक्षुष मतलब विजुअल होता है ना, देखकर विजुअल होता है, ठीक। चाक्षुष सीखने की शैली का यही पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा संग्रहण इकट्ठा करना, तथ्यात्मक भी नहीं होगा, स्पर्श संबंधी भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेहतर पहला है आपका विजुअल चाक्षुष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ये बना सितंबर 2014 में। कह रहा है वह आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। हम मोटिवेशन पढ़े हैं, पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने देखा होगा तो बता रहे हैं फिर भी आपको। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यावसाय, तीसरा संवेग, वचनबद्धता। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। कह रहा है वह आंतरिक बल जो आपको प्रोत्साहित करता है। देखो मोटिवेशन आंतरिक बल होता है जो आपको प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है ना, क्रिया को, किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आंतरिक बल है आपके अंदर, ठीक। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आंतरिक बल इंटरनली मोटिवेटेड है ना, तभी आप व्यवहार के लिए क्रिया करेंगे, आप क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये उपलब्ध क्या कराता है, मोटिवेशन ही उपलब्ध कराया गया। अध्यावसाय, संवेग, वचनबद्धता, ये ऑप्शन गलत हैं आपके। पहला ऑप्शन से आपका यहाँ राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2014 में। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक। कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है पुरस्कार, दूसरा दे रखा है संवेग, तीसरा दे रखा है आपका आवश्यकता, चौथा दे रखा है उत्प्रेरण। देखिए शब्दावली हमको कौन सी बतानी है, अभिप्रेरणा के साथ कौन सी। देखो हमने अगर अभिप्रेरणा मोटिवेशन स्टार्ट किया था तो पहला, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है, सीटेट के क्वालिफाई करने की आपको नीड है, ज़रूरत है आपको। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको वहाँ सीटेट का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। कहीं भी आप फॉर्म निकलता है फिल करने के लिए तो वहाँ आपको सीटेट ज़रूरी होगा। आवश्यकता, आपको नीड है सीटेट क्वालिफाई करने का, ठीक। ज़रूरत है तो आवश्यकता हमने आपको वहाँ समझाया हुआ है कि नीड जो है वो अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है आपकी, ठीक। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आवश्यकता होगी, ठीक। पुरस्कार भी नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा, उत्प्रेरण भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2014 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। कौन सा अधिगम जो है, लर्निंग जो है, सकारात्मक प्रकार से आपको प्रभावित करती है, ठीक। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। अधिगम को ये सकारात्मक प्रकार से तो प्रभावित करेगी नहीं ना, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है सहपाठियों से प्रतियोगिता करेंगे आप, हमको ऐसा कंपटीशन भी नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है अर्थपूर्ण संबंध, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अर्थपूर्ण संबंध ही सकारात्मक प्रकार से आपको लर्निंग को प्रभावित करेगा, ठीक। अगर आपको अर्थ समझ के संबंध करके अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो आपको सकारात्मक, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक। चौथा दे रखा है माता पिता की ओर से दबाव, तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये बना आपका फरवरी 2015 में। ये कह रहा है बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई प्रवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश को सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये देखिए सही नहीं है, गलत ऑप्शन आपका पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन देखो, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, सही बात है। दूसरा दे रखा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तीसरा है बच्चों को स्वीकार करना। चौथा दे रखा है अध्यापकों का सकारात्मक रुख। देखें कह रहा है इसमें गलत ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे, ठीक। तो अध्यापकों के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो जो है लर्निंग जो है आसान आपकी नहीं होगी, ठीक। बच्चे के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तब आपकी लर्निंग आसान होगी। तो यहाँ कह रहा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तो ये निगेटिव है ना, आप गलत ही पूछा है आपसे, तो दूसरा ऑप्शन से गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन से आपका सही होगा। बाकी पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति करेंगे, और
ये भी सही बात है, बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापकों का सकारात्मक रुख भी जरूरी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। पूछा ही गलत है इसलिए गलत वाला ऑप्शन से यहाँ सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ये बना फरवरी 2015 में। ये कह रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के प्रक्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, विद्यार्थी के जो ज्ञान अर्जन में सहायता करने के प्रक्रम में आपको अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो याद करना बिल्कुल ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा दे रखा है कि शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर हम फोकस नहीं करेंगे, इसलिए दूसरा ऑप्शन से भी गलत होगा। तीसरा दे रखा है आपका शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चौथा दे रखा है विद्यार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना जो है अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर है चौथे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2015 में। ये कह रहा है एनसीएफ के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपको गलतियां बतानी है किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बच्चों की जो बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यह शिक्षार्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण के लिए ये त्रुटियां इंपॉर्टेंट नहीं होती बच्चे की। ठीक, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा दे रखा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती है, तो ये बात तो गलत है। ठीक, डांटना नहीं चाहिए बच्चों को। ठीक, ये तो बच्चे के हित में भी नहीं है, हमने बताया हुआ था जहाँ बच्चे के हित में बात होगी वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसलिए यहाँ दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा गलत है। तीसरा दे रखा है आपका यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा दे रखा है यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। देखो, बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है आपकी एनसीएफ गलतियाँ, इसलिए गलतियाँ आपको बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो आप जो गलतियाँ कर रहा है उसको क्लास से बाहर कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा, ये नहीं करना हमको। तीसरा ऑप्शन से राइट आंसर होगा। ठीक, समाधान ये हो जाएगा कि बच्चे के विचार को हम जान पाएंगे ना, बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है ये हम जान पाएंगे और उसका समाधान भी हम करने के लिए तरीका ढूंढ लेंगे। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2015 में। कह रहा है अधिगम अनुभव को किस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक, अधिगम अनुभव को किस प्रकार आयोजित करना चाहिए। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शंस में नहीं पूछा, यहाँ नहीं ध्यान देना। ठीक, हमको गलत वाला बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। देखो, केवल याद करने पे फोकस नहीं करना, ये नेगेटिव पॉइंट हमने आपको बता रखा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि गलत वाला ही हमसे पूछा है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन से राइट आंसर होगा। ठीक, दूसरा दे रखा है कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव है और ये सही है क्योंकि हमसे पूछा गलत है, इसलिए सही वाला जो है हमको सही नहीं बताना, जो गलत है वही हमको सही बताना है। ठीक, तीसरा कह रहा है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, सही बात है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये वाला गलत है, हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन से हम सही लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में। ये कह रहा है बच्चे क्या करते हैं ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा दे रखा है खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। ये कह रहा है कि खाली बर्तन के समान होते हैं बच्चे, खाली बर्तन के नहीं समान नहीं होते। हमने आगे हम पढ़ेंगे प्याजों को प्याजे कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक होता है बच्चा। ठीक, तो ये कह रहे हैं बच्चे खाली बर्तन होते हैं, ये बात तो गलत है। और बड़े के द्वारा मतलब जो बड़ों के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो माता पिता उसको ज्ञान दिए हैं वही उसके दिमाग में भरा होता है, ये तो बात गलत है ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा दे रखा है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो की त्यों प्रतिलिपि के रूप में, निष्क्रिय जीव नहीं होते, सक्रिय होते हैं बच्चे। ठीक, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। और चौथा दे रखा है बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का
उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं और चारों ओर की जगत को खोजने के लिए तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आप बच्चों को चाहे कुछ भी बताएं, जब तक वो करेगा नहीं सीखेगा नहीं। ठीक, कुछ भी आप बताएंगे जब तक वो अपने हाथ से नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। बच्चे के हित में भी बात है। चौथा ऑप्शन से राइट आंसर है। पहला गलत है कि इसमें पहला इसलिए गलत है, कह रहा है कि चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, कि बड़ों के समान ही उसकी चिंतन शक्ति होती है, सोचने का तरीका अलग होता है बच्चों का। ठीक, तो उसके समान नहीं होते, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ये बना आपका सितंबर 2015 में। ये कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सत्य वाला आप बताना। देखो त्रुटियों के बारे में हमने 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, हमने अगर रिलेट किया होगा। देखो अब सारे क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं, अभी 80 क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक, अभी त्रुटियों वाला क्वेश्चन हमने 2-3 कर रखा है, फिर क्वेश्चन वहीं से बना है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ चेंज है। ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में हमको सत्य कथन बताना है। ठीक, पहला दे रखा है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने का दंड ना देते हो। अगर कह रहा है कि उन्हें त्रुटियों करने का दंड ना देते हो तभी बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा दे रखा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं। महत्वहीन नहीं रहेंगी, महत्व देंगी, हीन नहीं रहेंगी। ठीक, और उसे कह रहा है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। कह रहा है कि बच्चे की त्रुटियां, जो बच्चा त्रुटियां कर रहा है उस पर ध्यान न दें और वो शिक्षक के लिए महत्वहीन है। तो ये बात तो गलत है ना। चौथा दे रखा असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, मतलब असावधानी के कारण ही बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये बात तो गलत है। चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि बच्चे की त्रुटियां जो है सीखने का अंग है। ठीक है, बच्चे अगर त्रुटियां करेंगे तो शिक्षक जानेगा कि बच्चा यहाँ त्रुटियां कर रहा है, तो अगर हम जानेंगे कि बच्चा यहाँ गलती कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सिखाएंगे ना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। ये बना आपका सितंबर 2015 में। कह रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। हमको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शंस देखेंगे। पहला कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और चौथा कह रहा है यहाँ मुझे नहीं रहेगा, यहाँ बच्चे रहेगा, यहाँ मुझे नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बच्चे। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बात तो गलत है। बच्चे केवल कक्षा में थोड़ा ना सीखते हैं, बच्चे हर जगह सीखते हैं। आपका बच्चे सीखते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये बात तो सही है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ सही तो है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपका कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों के विषय में सही नहीं है पूछा था आपको, बिल्कुल गलत। देखिए क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है आपका कौन सा सही नहीं ये बताना था हमको। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है हमको बनाना है। यहाँ देखिए कह रहा है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यहाँ केवल भी लगा हुआ था, हमने नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताया हुआ था। तो बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, बच्चा हर जगह सीखता है। ठीक, केवल कक्षा में ही जाके उसकी लर्निंग नहीं होती है, हर जगह सड़क पे भी लर्निंग हो जाएगी, घर में भी लर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है कक्षा में जाकर ही उसकी लर्निंग होगी। ठीक, तो सही नहीं है हमको बताना था, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहला कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, और सही बात है ना, जब संज्ञानात्मक रूप से वो तैयार होंगे तभी सीखेंगे जब उसका मन करेगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये बात भी सही है, बच्चे हर तरह से अलग अलग तरीक़े से सीखते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा, गलत वाला ही पूछा था, इसलिए गलत वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। ये बना आपका सितंबर 2015 में। ये कह रहा है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक को जो है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ये हमने बताया हुआ था आपको कि ये निगेटिव पॉइंट है, पुरस्कार और दंड के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट नहीं करना है। ठीक, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने
के उद्गम में सहायता करना। बिल्कुल सही बात है आपका, दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, देखो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा ना, कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको यूपीएससी निकालना है, तो सीटेट में क्यों आएंगे आप? अगर आप उसको यूपीएससी निकालना, वो सीटेट में इंटरेस्ट लेगा पढ़ने के लिए? नहीं लेगा ना। तो बच्चों को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, ठीक, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहायता करना है, ठीक। तीसरा कह रहा है आपका पूरी कक्षा के लिए मानक एक समान लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड। ये सारे निगेटिव पॉइंट हैं, मानक, कठोर मानदंड, ये इसलिए गलत होगा, ठीक। चौथा कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए एक स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखो स्पर्धा, कंपटीशन, स्पर्धा में होता है कंपटीशन करने के लिए। देखो प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे मोटिवेट करेंगे आप बालक को? ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। आपको समझ आ गया होगा, हमने एक एक ऑप्शन आपको गलत करके कैसे गलत हुआ ये भी बताया हुआ है, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसे। आपको कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको समझाएंगे दोबारा से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में। ये कह रहा है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, क्योंकि समूह में कार्य देना प्रभावी है क्यों, ये हमको बताना है। देखिए ऑप्शंस देखेंगे, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये बात तो गलत लग रही है हमको। दूसरा देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इसलिए हम समूह में कार्य करवाते हैं, ये बात तो गलत है ना, कि बच्चे अपना काम जल्दी कर लें इसलिए हम जल्दी से उसे ग्रुप एक्टिविटी करा दें, तो ये बात नहीं सही है। चौथा कह रहा है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, इससे शिक्षक का जो है काम कम हो जाता है, इसलिए हम ग्रुप में कह देते हैं कि आप लर्निंग करिए, ठीक। तो ये बात भी गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यही राइट आंसर है आपका। ये कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। अगर ग्रुप में लर्निंग जो है वो बच्चे एक दूसरे से परस्पर इंटरलेट करके सीखते हैं, किसी को वो नहीं आ रहा वो उससे पूछेगा, ठीक है, इससे लर्निंग आपकी बेहतर होगी, इसलिए हम ग्रुप में लर्निंग करवाते हैं, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में सक्रिय, ऑप्शन से देखेंगे हम। पहला ऑप्शन आपका है याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना, ये सक्रिय बद्धता थोड़ी ना है आपका। यहाँ बच्चा सक्रिय थोड़ी ना होगा याद करने पर, प्रत्यय स्मरण रट्टा मारने में, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है शिक्षा का अनुकरण और नकल करना, तो अनुकरण और नकल करना भी गलत बात है, दूसरा भी गलत होगा। यहाँ बच्चा सक्रिय नहीं, यहाँ निष्क्रिय हो जाएगा, हमको सक्रिय बताना है। जांच पड़ताल पूछना और वाद विवाद करना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। अगर आप उत्तरों की नकल कर लेंगे तो आप सोचेंगे कैसे, उस पर सर्च कैसे करेंगे, थिंकिंग कैसे करेंगे आप उस पर। जो शिक्षक बताया, जो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिखा आप उसको छाप लेंगे तो कैसे आपकी लर्निंग बेहतर होगी। तो ऐसा थोड़ा ना कि आप जो टीचर बताया बस ब्लैक बोर्ड पे छाप दिया, आप उसको छाप लिए बस चले गए, ऐसे आपकी लर्निंग भी नहीं होगी, आप सक्रिय भी नहीं होंगे सीखने के लिए, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। जांच पड़ताल करेंगे, पूछेंगे, वाद विवाद करेंगे, तब आप सक्रिय हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है बच्चे तब सर्वाधिक यहाँ सृजनशील रहेगा, यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ सृजनशील रहेगा, ठीक, सूजनशील लिख रखा था। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन से दे रखा है शिक्षक की डांट से बचने के लिए किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ये बात तो गलत है। डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने की दबाव में आकर, ये बात भी गलत है, पॉजिटिव नहीं है। अपनी रुचि से, ठीक, अपनी रुचि से बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब गतिविधि में जो है अपनी रुचि से, अपने आप अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सीटेट की क्लास देख रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट होगा इसमें, तभी आप देख रहे हैं ना, तभी तो आप सृजनशील बनेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे इस सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक। अगर आपको यूपीएससी या और एसएससी निकालना है तो आप यहाँ सीटेट की क्लास देखने थोड़ा ना आएंगे आप ना, तो उसके जो है बच्चा तभी सृजनशील होगा जब उस गतिविधि में, जब उसका इंटरेस्ट होगा उसमें, ठीक। चौथा कह रहा है आपका पुरस्कार के लिए, ये बात भी गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा
की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, फिर त्रुटि से क्वेश्चन बने, 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके त्रुटि से ही। ठीक है, हमने देखो बार बार वो क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि देखो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है। बाकी त्रुटियाँ अगर आप समझ रहे हैं कि त्रुटियाँ बच्चों की ठीक होता है नहीं ठीक होता है, अगर आप थ्योरी वाली क्लास में भी पढ़े होंगे, हमने समझाया हुआ है आपको, तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन तो वही है, गलतियाँ और त्रुटियाँ ही आपको बतानी है। इसमें ऑप्शन जो बच्चों के हित में होंगी वही हमको बताना है यहाँ पे। ठीक, देखो पहला कह रहा है आपका, जो विद्यार्थी त्रुटि करते हैं, गलतियां और त्रुटियां, पहला कह रहा है बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो हम ये अच्छा अवसर मान लेंगे और उनको चिन्हित करने का अवसर, बच्चों को कमज़ोर जानने के लिए। ये बात तो गलत है ना। दूसरा कह रहा है आपका, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की असफलता की सूचक है। शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक है, मतलब कि अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो वो असफलता की सूचक है, ऐसा नहीं है ना, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कह रहा है उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ। चौथा कह रहा है कठोरता से निपटाई की जानी चाहिए, ये बात भी गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही राइट आंसर पे जा रहे हैं। ठीक, अगर आपको समझ तब भी नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आप हाँ ऐसे समझिए ना समझिए, तब हम भी जानेंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक, तभी हम आपको बता पाएंगे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आए। ठीक, नहीं तो हम क्वेश्चंस पढ़ के राइट आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, ये बना आपका फरवरी 2016 में। कह रहा है सीखना, लर्निंग आपकी क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है संवेगों से छेड़ संबंध नहीं रखता है, बिल्कुल गलत बात है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी नहीं है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक, संवेग से प्रभावित होगा, लर्निंग आपकी कब अच्छी होगी, संवेग से क्यों नहीं प्रभावित होगी। अगर आप गुस्सा हुए हैं, खूब आप गुस्सा हुए हैं, ठीक, तो आपको लर्निंग को प्रभावित करेगी। आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, आपको डायरेक्ट कोई कह दीजिए नहीं पढ़िए पढ़िए आपकी लर्निंग हो, तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी, आप सीखेंगे नहीं तब। ठीक है, संवेग को बिल्कुल प्रभावित करता है लर्निंग, इसलिए ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक, कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि संवेगों को प्रभावित ही नहीं करता, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं होते, ये एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक, प्रभावित करता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, ये बना सितंबर 2016 में। ये कह रहा है एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। शिक्षक जो है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन दे रखा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल गलत बात है, ड्रिल नहीं कराना हमको। दूसरा दे रखा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, देखो कंपटीशन नहीं कराना हमको। ठीक है, कंपटीशन कराने से प्रभावी अधिगम नहीं होगा आपका। तीसरा दे रखा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल जीवन के साथ संबंधित करके अगर हम बच्चों को बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो प्रभावी अधिगम भी होगा आपका। चौथा कह रहा है आपका अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए आप पुरस्कार ही देते रहेंगे, तो ये बात तो गलत है ना। तीसरा आपका सही होगा यहाँ पे, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से हम रिलेट करके बताएंगे तो उसको लर्निंग जो है आपकी प्रभावी होगी। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, ये बना सितंबर 2016 में। कह रहा है कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी हमने पढ़ रखे हैं, पहले आए हुए हैं, 12-13 में आए हुए हैं, अभी हमने किया है। कह रहा है कि आंतरिक रूप से मोटिवेट करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षक कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, ये हमको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, प्रतियोगी मतलब कंपटीशन करा के, कंपटीशन की परीक्षा करा के कौन ज़्यादा लाएगा, ऐसे आप इंटरनली मोटिवेट तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दे रखा है साफ दिखाई पड़ने और इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, देखिए कह रहा है कि साफ दिखाई पड़ने और इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, तो ये बात तो इंटरनली नहीं है, ये वाह हो जाएगा ना, वाह हमने पढ़ा था, वाह अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है मोटिवेशन वाले चैप्टर में, तो ये दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, इंटरनली मोटिवेटेड तभी होगा विद्यार्थी। चौथा कह रहा है उनमें चिंता और डर पैदा कर देंगे, तब कैसे इंटरनली मोटिवेट होगा वो, और कंपटीशन भी नहीं करवाना हमको, पहला इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2016 में।
क्वेश्चन नंबर 46 जो बना आपका सितंबर 2016 में, ये कह रहा है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकता है। शिक्षक जो है विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, ये हमको बताना है। देखिए, प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कंपटीशन की परीक्षा करा के आप उसको इंटरनली मोटिवेट तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तीसरा दे रखा है साफ दिखाई पड़ने और इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, तो ये इंटरनली मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक, ये गलत, ये बाह्य रूप से मोटिवेट करेगा आपका। हमको इंटरनली बताना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बताना था, ठीक। और चौथा कह रहा है कि उनमें चिंता और डर पैदा करके आप इंटरनली मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको करा रखा है कि कौन सा कारक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है और कौन सा बाह्य अभिप्रेरित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2016 में। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। खोज जो है सुझाते हैं विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं, कह रहा है एकमात्र निर्धारक होती हैं, एकमात्र निर्धारक नहीं होती, एकमात्र वर्ड ही निगेटिव है। दूसरा कह रहा है के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, इसलिए दूसरा भी गलत होगा, संबंधित मानी जाती हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, बिल्कुल प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए तीसरा ही गलत होगा। चौथा कह रहा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। समस्या हल करने का कौन सा तरीका वर्णन नहीं करता, ये हमको बताना है, ठीक। शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए पहला ऑप्शन कह रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। दूसरा सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा कह रहा है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। देखिए, यहाँ कह रहा है समस्या हल करने के तरीके को वर्णन नहीं करता, ये हमको पूछना है। गलत वाला ऑप्शन से हमको यहाँ बताना है, यहाँ नहीं लगा दिया है, ठीक। तो अभिसरण उत्तर, यहाँ अभिसरण में क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन किए उसका एक ही आंसर होगा, जैसे कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो उसमें एक ही आंसर होगा। तो ये समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता बच्चों के लिए, ठीक। आपका एक अपसारी होता है, वो अभी आपको हम कराएंगे, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। तो अभिसारी में केवल एक ही प्रकार से आप हाँ ना का क्वेश्चन दे सकते हैं, ओनली एक ही क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक। दूसरा कोई गलत हो जाएगा। अगर आप हम कहेंगे कि राजधानी कौन सी है, तो वहाँ आपको एक ही बताना पड़ेगा, दूसरा कोई बता देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सी गलत है, गलत वाला ही पूछा था, इसलिए तीसरा ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। चौथा दे रखा है आपका किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो ये सही है, हमसे पूछा गलत है, इसलिए गलत वाला, यहाँ तीसरा गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा, ठीक। समस्या हल करने के तरीके का कौन सा वर्णन नहीं करता, ये बताना था हमको। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका को कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ये सबसे अच्छा उदाहरण तो नहीं है, वर्णन नहीं कर रहा है भूमिका का, शिक्षक की भूमिका का, ठीक। निर्धारित कह रहा है निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तीसरा कह रहा है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये शिक्षक की भूमिका जो है सबसे अच्छा वर्णन इसलिए करता है क्योंकि यहाँ बच्चे संवाद करेंगे, ठीक है, आपस में पूछताछ करेंगे, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि अनुशासन को बनाए रखेगा, इसलिए चौथा भी गलत होगा, पहला गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, ठीक। यहाँ कह रहा है निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, इसलिए पहला गलत होगा। दूसरा इसलिए गलत होगा क्योंकि कह रहा है कि पाठ्यक्रम को समय के साथ जो है उसको पूरा करना और दोहराने के लिए, ये शिक्षक की अच्छी भूमिका नहीं है। चौथा भी अच्छी भूमिका नहीं है, तीसरा ही राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2018 में।
ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, पहला ऑप्शन देखेंगे, वे एक राष्ट्र या राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ये बात तो गलत है, एक रूपता बनाना। दूसरा कह रहा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा कह रहा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन हैं। रहित नहीं, यहाँ सहित होता तब तो सही होता। चौथा रहा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में से एक हैं। दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। यहाँ तीसरा भी गलत होगा और चौथा भी गलत होगा, क्योंकि कह रहा है कि वो एक संदर्भ में से एक है, कक्षा में संसाधन और संदर्भ में उपलब्ध एक है। और यहाँ कह रहा है कि वे संसाधन रहित नहीं रहना चाहिए, यहाँ सहित होता तब तो पॉजिटिव हो जाता। दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त है वो हमको बताना है। पहला दे रखा है आपका कि शिक्षकों को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। सही बात है। दूसरा कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक ऑप्शन से भी ये भी नहीं है। शिक्षक को देखिए, तीसरा कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं चौथा क्या कह रहा है आपका, नियमित मूल्यांकन परीक्षा तो एकदम निगेटिव पॉइंट है आपका, चौथा गलत होगा। पहला भी गलत होगा, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपका तीसरा है, इसलिए ज़्यादा तीसरा बेहतर है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना। अधिगम लर्निंग में सुधार कब होगा। देखो तीसरा कह रहा है कि वास्तविक जीवन, सही बात है, तीसरा ही राइट आंसर है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यह बना आपका दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। अनुशासन अधिगम में किस तरह की मदद करता है ये हमको बताना है। पहला है कि चुप्पी साधे रहने के लिए, बिल्कुल गलत, चुप्पी साधे रहने, शिक्षकों को निर्देश देने में, ये बात भी गलत है। चौथा कह रहा है बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, रट्टा मार, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चौथा कह रहा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन आपका अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। लर्निंग में बहुत क्वेश्चन बने हैं, देखिए 53 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ये कह रहा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करके तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है वे सैमपट पर अध्यापक के द्वारा लिखी गई उत्तरों को नकल करके, ये तो गलत बात है ना। तो इसमें प्रभावी रूप से बच्चा नहीं सीखेगा, बस जो बताया गया वही छाप के चला जाएगा। तीसरा दे रखा है वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और चौथा कह रहा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है और राइट आंसर भी है आपका। ठीक, सक्रिय रूप से भाग लेंगे बच्चे गतिविधियों में और कार्यों में, तभी उसकी लर्निंग जो है प्रभावी होगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। ये कह रहा है बच्चों को कक्षा में बच्चों को प्रश्न क्या करते हैं पता, अच्छा, बच्चों को कक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या करना चाहिए हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना। आपको दो वर्ड होता है, पर प्रोत्साहित एक होता है आपका प्रोत्साहित और एक होता है आपका हतोत्साहित। हतोत्साहित आपका निगेटिव होता है, ठीक, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे तो उसकी जो डाउट है कैसे क्लियर होगा, तो आगे सीख भी नहीं पाएगा, दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पूछने से रोकना चाहिए, वही बात है कि रोकना नहीं है हमको ना, उसको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल चौथा ऑप्शन से इसलिए राइट आंसर होगा। ठीक, बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए, तभी उसका डाउट भी क्लियर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। हमको नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है। पहला दे रखा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास,
दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, चौथा दे रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। चौथा ही गलत है, देखो याद करना यहाँ कंठस्थीकरण रट्टा करने के लिए और स्मरण करने के लिए, ठीक। हमको नहीं बताना था कौन सा नहीं है, ये बताना था, चौथा ही गलत होगा, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। पहले इसमें पुनरावृत्ति दे रखा है अभ्यास, तब भी यहाँ चल जाएगा, निर्देश एवं संचालन भी चल जाएगा, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये तो बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ हमको नहीं बताना था, ये कंठस्थीकरण और स्मरण, ये एकदम निगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन में भी आ जाए तो जहाँ ये देखिए आप बिल्कुल गलत करिए, गलत ही पूछा था इसलिए यहाँ गलत वाला ही सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ये बना जुलाई 2019 में, ये क्वेश्चन भी बना है आपका। कह रहा है कि बच्चे की गलतियाँ, फिर गलतियों से क्वेश्चन बना, त्रुटियाँ गलतियाँ सारी एक हैं। कह रहा है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ये तो गलत लग रहा है। दूसरा देखिए अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल सही बात है दूसरा। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं है आपका, ये महत्व तो देती है, कह रहा महत्वहीन लगा दिया यहाँ पे, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा कह रहा है आपका प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं, इसमें बच्चे को किसी भी तरह निगेटिव नहीं करना है, बच्चे लापरवाह नहीं हो सकते, आप लापरवाह हो सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन बच्चे लापरवाह नहीं है, इसलिए चौथा गलत होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। कह रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, ये आपको बताना है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, तो ये संरचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। दूसरा जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, तीसरा दे रखा है आपका अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम आपका क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक। ये अनुभव के परिणाम व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया भी, इसमें संरचनात्मक नहीं होगा ना, अनुभव के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो ये सक्रिय और सामाजिक, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। कह रहा है जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शंस देखेंगे, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। अच्छा, जब शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है, जैसे आपको विश्वास हो गया किसी बच्चे के ऊपर कि ये लड़का अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, अच्छा नंबर आता है, तब विद्यार्थी जो है निश्चित हो जाता है तथा सीखने के लिए प्रयास करना बंद कर देता है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है का उत्साह भंग हो जाता है, वह दबाव में आ जाता है, तब विद्यार्थी ऐसा नहीं करेगा। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत बात है, प्रभावित होते हैं। चौथा कह रहा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। जब हम किसी बच्चे को कह देंगे आप बहुत अच्छे हो, पढ़ने में बहुत नंबर आपका अच्छा आता है, आप कोई भी क्वेश्चन दो आप तुरंत कर देते हैं, तो वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होगा कि शिक्षक जो है मेरी तारीफ कर रहा है, ठीक। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2019 में। ये कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है। शिक्षक जो है बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में और सक्षम बनाने में किस तरह प्रभावित करता है, ये हमको बताना, ठीक। पहला ऑप्शन देखेंगे पाठ्यपुस्तक की एक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। देखो कह रहा है यहाँ, इसलिए पहला गलत होगा, क्यों गलत होगा ये देखिए आप, कह रहा है एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए, एक ही प्रकार के, इसलिए पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल, इसलिए दूसरा याद करना नहीं, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा आपका, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा आपका, सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना केवल। तीसरा कह रहा है आपका बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा कह रहा है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जो बना आपका जुलाई 2019 में। ये कह रहा है एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक
कि एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने। देखो अवसर तो प्रदान कर रहा है उसको, बट इसमें कह रहा है कि एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर करने के लिए हम जो है प्रभावी रूप से उसको समस्या समाधान करता नहीं बना सकते ना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है एक ही प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास पे फोकस कर रहा है। ठीक, दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये एकदम निगेटिव है, याद करने पर बल नहीं देना आपको, इसलिए हम बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम नहीं बना सकते इससे। दूसरा कह रहा है बच्चों को समस्या तीसरा कह रहा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सब यहाँ आपका राइट आंसर होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक, प्रोत्साहित कर रहा है, यहाँ प्रोत्साहित लिखा है इसलिए ऑप्शन राइट आंसर, यहाँ हतोत्साहित लिखा हुआ था तो बिल्कुल यहाँ गलत हो जाता है ये। ठीक, चौथा कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। आप समाधान सही से लिख देंगे तो आप बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधानकर्ता के रूप में सक्षम तो नहीं बना सकते ना, केवल समाधान ही लिखकर, इसलिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक अधिगम को कौन सी बढ़ावा देनी, ये हमको बताना है। सक्रिय अधिगम, ठीक है, तो शारीरिक दंड, तो दंड बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल सही है ये। सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक, तुलना नहीं करनी है, लगातार कह रहा है, लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना नहीं करना है, इसलिए चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दो ऑप्शन आपका सही है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा कहाँ सही है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, दूसरा और तीसरा ही यहाँ सही है, बाकी ये पहला और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान करते हैं, अभी ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था, बस लैंग्वेज चेंज है। बताना यहाँ समस्या समाधान बनने के लिए जो है किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला दे रखा है आपका बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने में प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दूसरा है प्रत्येक बच्चे के कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, गलत उत्तर को अस्वीकार करके हम दंडित करके। देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही बिल्कुल ऑप्शन था, यही ऑप्शन से भी वहाँ सही था, वहाँ तीसरा ऑप्शन बन गया था आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो यहाँ देखो दूसरा इसलिए गलत होगा क्योंकि कह रहा है कि पुरस्कार, भौतिक पुरस्कार देकर तो हम समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते ना, इसलिए दूसरा गलत होगा आपका। तीसरा इसलिए गलत होगा, यहाँ केवल प्रक्रियात्मक बल कह रहा है कि, इसलिए तीसरा भी गलत होगा। चौथा कह रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित भी नहीं करना हमको। ठीक है, इसलिए तीसरा भी चौथा भी गलत होगा आपका, पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 ये बना आपका दिसंबर 2019 में। कितने क्वेश्चन बन गए हैं देखिए। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। शिक्षक जो है वो बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझने में किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ये बताना आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, एक व्याख्यान दे करके आप जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रतियोगितात्मक, यहाँ कंपटीशन अवसर, कंपटीशन नहीं करना आपको। चौथा दे रखा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास भी नहीं कराना है, कंपटीशन भी नहीं कराना है और व्याख्यान वनली नहीं देना है, इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 ये बना आपका दिसंबर 2019 में। कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता, ये हमको बताना है। पहला दे रखा है आपका कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन करना तथा वर्गीकरण करना। देखो वर्गीकरण और नामांकन आपको नहीं करना है, योग्यता के आधार पर। ठीक, ये नेगेटिव है। दूसरा दे रखा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर होना, ये भी गलत बात है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चौथा यंत्रवत याद करना, याद करना बिल्कुल नेगेटिव है, हमने को कई बार ये बताया हुआ है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ आपका राइट आंसर होगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। ये बना आपका
दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही है। पहला दे रखा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। स्मरण याद करने की प्रक्रिया नहीं है अधिगम, यंत्रवत याद करने के, इसलिए ये भी गलत है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, आवृत्ति दोहराव, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम, गैर उदाहरण कह रहा है विद्यार्थियों को उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, बिल्कुल यहाँ उल्टा दे रखा है, गलत है ये, प्रक्रियात्मक पर बल नहीं देती है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण तो हेल्प करता है लर्निंग में ना। दूसरा दे रखा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, कन्फ्यूजन करता है, बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन गलत होगा आपका। चौथा दे रखा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव नहीं पैदा करता, अभाव में से होता है आपका कमी, तो कमी नहीं पैदा करता। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों रिलेट करेंगे तब भी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताना है। दंड तो नहीं देना चाहिए ना, तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बिल्कुल बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। आंतरिक अभिप्रेरणा तो बढ़ेगी नहीं, उसको दंड मिलेगा, तो इसलिए ये गलत होगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। बाहरी अभिप्रेरणा को, या कह रहा है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करेगा। बाहरी अभिप्रेरणा तो हो ही रही है, कम थोड़ी ना करेगा, इसको और करेगा। ठीक है, बात दंड तो देना ही नहीं चाहिए, तो अभिरुचि जिज्ञासा उसकी कम हो जाएगी, तो हमको बच्चों को दंड नहीं देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको बताना। नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनकी ज़रूरतों को संबोधित, जो कमी है उसको दूर करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको बताना है ना। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, हमको ये नहीं करना है। ठीक, जटिल संरचना का उपयोग नहीं करना, सरल संरचना का उपयोग करना है। ठीक, चौथा इसलिए हमको गलत पूछा था, चौथा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। ठीक, बाकी ये सारे आपके सही हो जाएंगे, यही वाला आपका राइट आंसर होगा क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। सबसे प्रभावशाली माध्यम हमको बताना है लर्निंग का। पहला दे रखा आपका बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, इसलिए गलत हो जाएगा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा कह रहा है नकल और दोहराना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना तो बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है संकल्पना के बीच संबंध खोजना, ये सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है एक अध्यापकों को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को जो है छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए त्रुटि, अभी हम लोग ये पहले आपको समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा त्रुटि से। तो इसमें हमको बताना है, देखिए ऑप्शंस दे रखा है आपको, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं, अलग नहीं करना हमको। दूसरा कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। अच्छा, लर्निंग केवल त्रुटियों के केवल लगा दिए, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा आपका। केवल वो तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होता है, लगभग। तीसरा कह रहा है इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित, दंड भी नहीं करना आपको, दंड तो बिल्कुल नहीं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए
अर्थपूर्ण है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए हमने एक एक पॉइंट, देखो दंड यहाँ इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ केवल लग रहा है इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ अलग कर रहा है एक छात्र को दूसरे छात्र से इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक, आप एक बार दोबारा से बैठ के देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही समझ आ जाएगा कैसे मतलब कैसे ऑप्शन आपके गलत होते हैं कैसे सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 70 पहुँच गए, शायद 80 क्वेश्चन हमने टोटल ले रखा है। ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऐसे अभिप्रेरणा को हम कायम रख पाएंगे? आसान ही क्रियाकलाप देते रहेंगे तो कैसे वो आगे कैसे सीखेगा। दूसरा दे रखा है यंत्रवत फिर याद कर रहे, ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। बच्चों को दंड भी नहीं देना इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। प्रवणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, शर्मिंदगी। देखो ये हमको बताना है, ये बना आपका जनवरी 2021 में। देखो शर्मिंदगी, अगर बच्चा शर्म करेगा क्लास में तो कैसे ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक, वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, अगर उसका डाउट भी होगा क्लियर नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे सीखेगा। तो ये क्या करता है ये हमको बताना है क्लास में। ये कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली थोड़ी ना है शर्मिंदगी, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि भाव अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है। चौथा कह रहा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल संज्ञान पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समझ पर नकारात्मक प्रभाव, अगर वो शर्म करेगा तो उसकी समझ पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है, हमको ये बताना है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं पाठ्य पुस्तकों पर ही नहीं निर्भर रहना है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल भूमिका होती है बच्चों की। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते। पहला ही बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। लर्निंग के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है ये हमको बताना है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है असफलता अनियंत्रित है। तीसरा कह रहा है योग्यता सुधार्य है। चौथा कह रहा है योग्यता अटल है। योग्यता सुधार्य है, ठीक है। लर्निंग जो है ये धारणा योग्यता सुधार है, लर्निंग में आप सुधार कर सकते हैं। चौथा कह रहा है योग्यता अटल है, बिल्कुल अटल ही हो जाएगी तो लर्निंग को हम ठीक कैसे करेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है ये हमको बताना है। ऑप्शन कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब तो कठिनाई होगी नहीं। दूसरा कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब भी नहीं कठिनाई होगी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। और चौथा कह रहा है वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो सीखने में कठिनाई कैसे होगी। जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो उसको सीखने में कठिनाई हो ही नहीं सकती। यहाँ तीसरा ही गलत होगा। सूचना जो है जब अलग अलग टुकड़ों में रहेगी तो उसको कठिनाई हो सकती है, बच्चा भी छोटा है। ठीक, तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। लर्निंग की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। पहला ही यहाँ राइट आंसर है, अभी हम आपको समझाते हैं। दूसरा कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तीसरा है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। चौथा कह रहा है निम्न उत्तेजना, उच्च भय। देखो पहला इसलिए देखो बच्चा उत्तेजित होगा, लर्निंग मतलब सीखने के लिए बच्चा उत्तेजित होगा, उत्तेजना होगी उसके अंदर और उसके अंदर कोई डर नहीं होगा, तब ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होगी। दूसरा कह रहा है कि कोई उत्तेजना, जब वो उत्तेजित ही नहीं होगा तो कैसे उसको लर्निंग करा पाएंगे, वो सर्वोत्तम अवस्था होगी नहीं और उसमें कोई डर नहीं है तो सही बात है। लेकिन ये कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं हो, उसके अंदर उत्तेजना होनी चाहिए। संतुलित उत्तेजना यहाँ दे रखा है इसलिए पहला सही होगा। तीसरा कह रहा है कि उच्च उत्तेजना, ये तो सही बात है, उत्तेजित है लेकिन उसमें उच्च भय दे रखा है, बच्चा डरेगा तो कैसे सीखेगा, तो इसलिए डर की वजह से ये तीसरा ऑप्शन गलत हुआ है, उच्च भय की वजह से। चौथा कह रहा है कि निम्न उत्तेजना, अगर उसके अंदर लो उत्तेजित ही नहीं है, बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल बैठा हुआ है तो कैसे लर्निंग उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, सर्वोत्तम अवस्था तो नहीं होगी लर्निंग की। और उसमें उच्च भय भी दे रखा है, अगर ज़्यादा डरा हुआ होगा तो लर्निंग कैसी होगी उसकी, इसलिए पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2022 में। कह रहा है निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय
भूमिका को कम महत्व देती है, ये हमको बताना है। कम महत्व कौन देगी? देखो व्याख्यान तो कम महत्व दे सकता है। दूसरा कह रहा है चर्चा तो ज़्यादा महत्व देगा, हमको कम बताना था। पूछताछ भी महत्व देगा, खोज भी महत्व देगी। तो ओनली व्याख्यान, केवल अब व्याख्या कर देंगे आप, लेक्चर ही देते रहेंगे, तब ये सक्रिय भूमिका नहीं होगी, ठीक। इसलिए ये कम पूछा था, कम वाला ही सही है, राइट आंसर होगा। ये सारे आपका कम महत्व नहीं, ज़्यादा महत्व देगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, ये बना दिसंबर 2022 में। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। देखिए ये कह रहा है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है, ये आपको बताना है। जानकारी के भंडारण से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के खोज की प्रक्रिया है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। कह रहा है कि अन्वेषण, खोज व अंतःक्रिया, तो अन्वेषण करेगा ना, खोज करेगा, अंतःक्रिया के द्वारा खोज करने की प्रक्रिया है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। और तीसरा कह रहा है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। इनाम ये सारे ये नहीं होंगे, इनाम और सजा नहीं करना है, बारंबार वेधन और अभ्यास भी नहीं करना है, जानकारी के भंडारण भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, ये बना आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपके अगस्त में, जो अभी 20 अगस्त को ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2023 में, यहाँ ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। बाकी आपके 2011 से 2019 तक के सारे ऑफलाइन पेपर हुए थे, लेकिन 2019 के बाद से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे। फिर ऑनलाइन के बाद आपका फिर अगस्त में अभी एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है आपका पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस बार ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन ईजी होता है पेपर, हमने कर रखा है। ऑनलाइन जो है ईजी होता है, वहाँ ईजी क्वेश्चन बनते हैं, बट ऑफलाइन जो होते हैं बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम बच्चे पास हुए थे जो अभी ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था। तो ये मत देखिए कि पेपर कैसे हो रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, ये देखिए। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मतलब आप अपने दोस्त के साथ कंपटीशन करेंगे, ये लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य है अधिगम का? ये तो गलत बात है ना। दूसरा कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बिल्कुल चिंतन का विकास ही प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए आपका, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है कि तथ्यों को रटना तो हम लोग, ये रटना वटना बिल्कुल गलत होता है। यंत्रवत याद वाद करना भी गलत होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। ये आपका लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य है। 79 देखेंगे, ये भी देखो, ये भी बना है अगस्त में। 3 क्वेश्चन बने हैं आपके लर्निंग से ही, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तब भी। देखिए कह रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन दे रखा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे कोई व्यक्ति एक समान नहीं होता, उसकी यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होते, तो कैसे आप लर्निंग में कैसे सेम कर सकते हैं ना, तो ध्यान बिल्कुल रखा जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा व अवरोधन के रूप में देखा जाना चाहिए, बाधा के रूप में तो नहीं देखना चाहिए ना, विविधता की शैलियों में सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं ना, किसी को बता देंगे आप जल्दी सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो जल्दी सीख जाए उसी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाएंगे, सब बच्चों को देखेंगे ना, कोई जल्दी नहीं सीख पाता तो उसके अकॉर्डिंग भी तो हम शिक्षण कर सकते हैं ना। तीसरा कह रहा है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। चौथा कह रहा है आपका कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना, एक रूपता नहीं लाना है ना, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो आपको एक रूपता नहीं लानी है, विविधता लानी है, अलग अलग तरीके से बच्चे सब सीखते हैं, ठीक। तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये बना आपका अगस्त में ही बना था, ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ था जो 20 अगस्त 2023 को। ये कह रहा है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ये क्वेश्चन सारे पीछे से ही देखो रिलेट किए गए हैं, अभी एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम आपको बहुत बार बताते हैं। कह रहा है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, देखो जटिल से सरल होती है, अगर उल्टा बना दिया सरल से जटिल होती है, ठीक है, उल्टा बना दिया, इसलिए पहला गलत होगा। दूसरा कह रहा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, बिल्कुल नहीं, अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर जाएगी ना, अनुभव के अकॉर्डिंग ही आप तर्क करेंगे, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ सारे उल्टा दे रहे, अगर यहाँ अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर होता तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ कह रहा है कि तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हैं, बिल्कुल ये राइट आंसर है। चौथा कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बढ़ती हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो पहले आप आम दिखा के बड़ा से तभी उसको सिखाते हैं, बाद में आप बड़ा हो जाएगा तो अभी आपको आम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, तो मूर्त से अमूर्त की ओर लर्निंग होती है ना, सबसे प्रभावी ढंग से तभी बच्चा सीखेगा, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है।
आपके लिए मोटिवेशन है, देखिए, ताकि आप बोर ना हो। कह रहा है कि हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समुद्र कितना दूर है। देखिए CDP में जो है हमने अधिगम लर्निंग और मोटिवेशन, ये दोनों चैप्टर से जितने भी PYQ थे, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक, उसके बाद उसका जो है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लेंगे हम। ठीक है, ऐसे टॉपिक वाइज उठाएंगे, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे, तब आपको समझ आएगा। देखिए लर्निंग से बहुत क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लर्निंग से बने आपके, लर्निंग एंड मोटिवेशन से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी क्लास हमने कराई हुई है और उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ ऊपर आपको आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करके जा सकते हैं। थ्योरी क्लास हमने टॉपिक वाइज कराई हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एकदम लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। पेपर 1 के लिए भी हमने PYQ कराया हुआ है और पेपर अब सेकंड के लिए, अब ये तो था पेपर 1 के लिए हमने PYQ कराया है, इसके बाद हम पेपर 2 के लिए PYQ कराएंगे। ठीक, उसके बाद ही हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें जो आपको डाउट